आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है भोजपुर से, जहां पुलिस ने ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जो न केवल हथियार के बल पर खौफ का साम्राज्य चलाते थे, बल्कि ये जाली नोटों का रैकेट चलाकर कारोबार की कमर तोड़ रहे थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोजपुर पुलिस की उस कामयाबी की तस्वीरें हैं। भारी मात्रा में जाली नोटों के साथ नोट छापने की मशीन भी मिली है। 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में पुलिस को यह कामयाबी मिली, जिसमें हथियार और जाली नोट के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पहली कार्रवाई कोइलवर में की, जहां से पुलिस को 5 राइफल, 150 कारतूस, 4 बाइक और 1 लोहे की नाव बरामद हुई। जबकि जगदीशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में जाली नोट और नोट छापने की मशीन बरामद की है। शाहपुर इलाके में पुलिस ने लूटकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देसी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 1 बाइक जब्त की गई। सर ये कैची है की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ के क्रम में करीब 6,36,500 मूल्य के नकली नोट जो बैंक से अभी तक हम लोगों को सूचनाएं मिली हैं बरामद किए गए और उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सिकरटा थाना क्षेत्र से भी हेल्प ली गई और ये लोग वहाँ के रहने वाले थे। उधर शेखपुरा में जेडीयू नेता कौशल महतो के घर से हथियारों का जखीरा मिला। हथियार मिलने के बाद पुलिस ने शेखपुरा सदर प्रखंड जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष कौशल महतो और उसके बेटे शिव विभूति को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि कौशल महतो और उसके बेटे के तार हथियार तस्करों से जुड़े हैं। शेखपुरा में मिला हथियारों का जखीरा। जेडीयू नेता पर हथियार तस्करी के आरोप। हथियार के इस जखीरे को देखिए। अब टेबल के ऊपर रखे इन कट्टों को गिन भी लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कट्टा, 127 कारतूस, 25 गोलियों के खोखे, 1 तलवार और 4,50,000 रुपए नगद। हथियारों का जखीरा शेखपुरा के कुसुम्भा ओपी क्षेत्र के रहने वाले कौशल महतो के घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने कौशल महतो और उसके बेटे शिव विभूति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो कौशल महतो एक हथियार तस्कर है और तस्करी के लिए ये सारे हथियार मंगाए गए थे। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से पूरे मामले की जाँच कर रही है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये मंगवाते थे हथियार और जो यहाँ अपराधी कर्मी थे उनको ये बेचते थे। पैसा संभवतः उसी जो हथियार बेचे गए हैं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कौशल महतो पूर्व मुखिया के साथ साथ एक राजनीतिक दल का नेता भी है। कौशल के बारे में बताया जा रहा है कि जेडीयू का सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ साथ शेखपुरा सदर प्रखंड जेडीयू का पूर्व अध्यक्ष भी है। एसपी की माने तो पुलिस को हथियार तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। कौशल महतो ने पुलिस की पूछताछ में ये खुद स्वीकार भी किया है कि हथियार अपराधियों को बेचने के लिए रखे गए थे। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुखिया को अपराधियों ने गोली मार दी। मुखिया नुरैन अंसारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेघवाल मठिया के मुखिया हैं नुरैन, और खबर है कि बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये खबर है बगहा से, जहां मुखिया को अपराधियों ने निशाना बनाया है। बात करते हैं सियासत की। तकरीबन 1.25 साल पहले बिहार विधानसभा में जमकर बवाल बचा। 1.25 साल के बाद सियासत 180 डिग्री घूम चुकी है और आचार समिति बनाने वाले आज उसी समिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 23 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ था उसे शायद ही बिहार कभी भूल पाए। जब बिहार की गरिमा के साथ साथ बिहार विधानसभा के 100 साल के गरिमा को भी ठेस पहुंचा था। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विरोध में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बना लिया था। जब हालात बेकाबू हो गए थे तब डीएम और एसपी की मौजूदगी में विधायकों को उठाकर बाहर किया गया था। तब के विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मार्शलों ने मारपीट की थी। ऐसी घटना दोबारा न हो,
इसके लिए तत्कालीन स्पीकर विजय सिन्हा ने जांच के लिए आचार समिति को पूरा मामला सौंप दिया था। तकरीबन 1.25 साल के बाद उस वक्त के स्पीकर और आज के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर गैर संवैधानिक कार्य करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जानबूझकर विशेष समिति के साथ साथ आचार समिति की रिपोर्ट को सदन में आने नहीं दिया गया था और पद पर हमने बैठ के बदले हुए कार्यसूची पर जो 2 नंबर पर हमारे विशेष कमेटी और आचार कमेटी की रिपोर्ट प्रतिवेदन उपस्थापित करना था सदन में, उसको 4 नंबर पर कर दिया गया था और 24 तारीख की कार्यसूची में भी था। लेकिन आसन पर बैठे व्यक्ति जो मर्यादा लोकतांत्रिक की बात करते हैं और अपने आप को संविधान के शपथ लेने के बाद किस तरह से समाज के अंदर एक नफरत का भाव पैदा करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने उस कार्यसूची 4 नंबर पर जो था उसको सदन पटल पर नहीं रखा। दरअसल नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के आसन संभालते ही विजय सिन्हा ने सवालों की बौछार कर ये साफ कर दिया है कि विपक्ष के तेवर गर्म हैं और गर्म ही रहेंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद बयानों का दौर जारी है। कभी नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी नीतीश कुमार को पार्टी बचा लेने की नसीहत दे रहे हैं, तो नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार का दावा है कि नालंदा का बेटा लाल किले से तिरंगा लहराएगा। नौजवान बिहार की धरती का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक दिन लाल किले पर झंडा फहराएगा। आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। बिहार में गठबंधन क्या टूटा, जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए और ये हमले सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन हमलों के रेंज में पीएम पद की दावेदारी भी आ चुकी है। जेडीयू नेता और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार एक दिन जरूर लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। आने वाला दिनों में, आने वाले समय में नालंदा का बेटा, बिहार की धरती का नौजवान, बिहार की धरती का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक दिन लाल किले पर झंडा फहराएगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर दिए जा रहे जेडीयू नेताओं के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने करारा जवाब दिया है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा है कि पीएम तो बनने से रहे, कम से कम पार्टी तो बचा लीजिए। अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है, मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो वो राजद का है। इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए, आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि जो 2014 में आए वो क्या 2024 में आ पाएंगे। नीतीश कुमार के इसी बयान के बाद इस तरह की कयासबाजी तेज हो गई कि नीतीश 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिसे जेडीयू नेता बार बार हवा देते रहते हैं। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों की सरकार को ईडी और सीबीआई की छापेमारी से डराने का आरोप लगाया। नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। नफरत का माहौल कैसे बने, सांप्रदायिक सद्भाव कैसे, ये नहीं है देश। ये देश सबों का है, ये देश हिंदुओं का है, ये देश मुसलमान का है, ये देश सिख का है, ये देश ईसाई का है, ये देश गरीब का है, ये देश पिछड़ों का है, इस देश अति पिछड़ों का है, यह देश अगड़ों का भी है। बिहार भर के नगर निकाय कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कल से हड़ताल पर जाने वाले हैं। कर्मचारी संघ नौकरी पक्की करने और समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग कर रहे हैं और इसके अलावा कर्मचारी की मौत पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी और 10 लाख का मुआवजा देने की भी मांग हो रही है।
बिहार के नगर निकायों के तकरीबन 70,000 कर्मचारी कल यानी 27 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा अगर असर किसी चीज़ पर पड़ेगा तो वह है सफाई व्यवस्था। देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ बिहार लोकल जो बॉडी संयुक्त कर्मचारी संघर्ष मोर्चा उसके बैनर तले पटना नगर निगम के कर्मी भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हैं और यहाँ पर लगातार उनकी जो मंत्रणा है वो चल रही है। कल से कॉल किया गया है स्ट्राइक के लिए और निश्चित तौर पर अगर स्ट्राइक में इस बार जाते हैं तो पिछली तरह जो प्रभाव है, जो व्यवस्था है वो बाधित होगी। क्या असर होगा चंद्र प्रकाश जी, क्या ऐलान किया आप लोगों ने? देखिए, हम लोग 27 अगस्त से हड़ताल पर जाने के पहले 13 अगस्त को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किया था, इन्हीं मांगों को लेकर के कि शायद सरकार के कान में ये बात जाए और सरकार पहल करे तो बात बन सकती थी। लेकिन 27 तारीख कल होने जा रहा है, अभी तक सरकार के तरफ से कोई ऐसी सकारात्मक पहल हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है कि जिससे हड़ताल को हम लोग स्थगित करें। हमारे सफाई मजदूर जो हैं उनको नियमितीकरण का आज 15-20 साल से मजदूर खट रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोरोना में भी मैंने बीमारी से ग्रसित होते भी हुए हमारा मजदूर काम किया। कल सुबह से ही इस हड़ताल का असर दिखेगा और आपने सुना नेताओं को कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। एक बार फिर से खासकर पटना में तो पटना वासी तैयार रहे क्योंकि एक बार फिर से उन्हें सफाई की जो व्यवस्था है उसका अगर सही ढंग से संचालन नहीं होगा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि पिछले हड़तालों में देखा गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर भागलपुर में गुंडा बैंक मामले में छापेमारी के तीसरे दिन आयकर विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर से 28 लाख रुपए कैश और 2 मेंटेनेंस बुक मिले हैं जिसमें काफी अंतर है। वहीं करोड़ों की जमीन के कागजात भी बरामद किए गए जिसका आयकर विभाग की टीम वेरिफिकेशन करेगी। वहीं रवि जालान के घर से 24 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जबकि नाथनगर में एक और शख्स विजय यादव के घर से 3 लाख रुपए मिले। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आशीष रंजन। इनकम टैक्स की रेट तीसरे दिन भी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं और इनकम टैक्स के अधिकारी जो है वो जो पूर्व डिप्टी मेयर हैं राजेश वर्मा, उनके घर पर लगातार जमे हुए हैं और लगातार जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 जगहों पर जो अधिकारियों ने बताया है कि रवि जालान के यहाँ जो छापेमारी चल रही थी उसमें 24 लाख रुपये बरामद हुए हैं। वहीं विजय यादव नाथनगर के घर से 3 लाख बरामद हुए हैं और राजेश वर्मा के घर से अभी तक 28 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है इसमें कि जो जितनी भी जगहों पर छापेमारी की जा रही थी उन जगहों पर जो ज़मीन के कागजात मिले हैं वो उनमें कहीं ना कहीं राजेश वर्मा का सपोर्टिव मिल रहा है कागज़ में और सभी कागज जो है इनसे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं जो अब जो है इनकम टैक्स की टीम जो है ज़मीन को लेकर जो है स्थल निरीक्षण करके वहां पर पता कराने के लिए वहां पर जुटी हुई है कि वहां पर अधिकारी जा रहे हैं और वहां पर देख रहे हैं कि कहां पर की ज़मीन है और कितनी ज़मीन है, इसका पता लगाने में लगे हुए हैं। वहीं जो सूत्रों की माने तो अब जो है इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार इस वैल्यूएशन में लगे हुए हैं कि आखिर उन ज़मीनों की कीमत कितनी है और कहां पर वो ज़मीन है। कहा जा सकता है कि ये जो जांच है अभी लंबी चल सकती है और इसके कई अधिकारी जो है अभी भी घर के अंदर डटे हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।